नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 की यूनिट 4 जिसका नाम है रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी। तो इस चैप्टर के अंदर साथियों हम कवर करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर की डेफिनीशन, उसका रोल क्या है, साथ ही कौन कौन से सेक्टर्स हैं इंडिया में जिनको हम प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर रखते हैं, उनको लैंडिंग करने के नॉर्म्स क्या क्या हैं, और एमएसएमई को हम स्पेशली पढ़ेंगे, हम डिटेल में एमएसएमई की डेफिनीशन पढ़ेंगे। साथ ही रोल और सिग्निफिकेंस एमएसएमई का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एमएसएमई का किस तरह से है, और रिसेंट जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, तो उन सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। अगर हम बात करें कि प्रायोरिटी सेक्टर और एमएसएमई का रोल इंडियन इकोनॉमी में क्या है, तो प्रायोरिटी सेक्टर जो है उनका डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी है फॉर बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ज़्यादातर गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इस बात को समझते हैं, दे अंडरस्टैंड दैट दे आर क्रूशियल, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर में वही सेक्टर रखे गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हैं हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। और कंट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो डेवलपमेंट पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भागीदार हों, इसीलिए उनका नाम ही हमने क्या रखा है, प्रायोरिटी सेक्टर रखा है, यानी कि उसको हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। तो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक उस चीज़ को समझते हैं और इसीलिए वो क्या कहते हैं, फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज बेसिक नीड एंड देयर फोर देर शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर अदर सेक्टर। तो बाकी जो सेक्टर हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, बट इनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अब एमएसएमई जो है, एमएसएमई आर अमंग द कंट्रीज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ या इनोवेशन जो आने वाली है फ्यूचर में, या अभी भी जो आ रही है, वो बेसिकली एमएसएमई का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विद अ वास्ट नेटवर्क ऑफ ओवर 64 मिलियन इंटरप्राइजेज, द एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो एमएसएमई में बेसिकली जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हमारी आती हैं और उनको नंबर में बहुत ज़्यादा है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, और इनका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में है। द सेक्टर कंट्रीब्यूट्स रफली 45% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। जो ये यहाँ पर हम बात करें साथियों एमएसएमई की, तो एमएसएमई का लगभग 45% जो है कंट्रीब्यूशन है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हो रही है उसमें। मोर देन 40% ऑफ द एक्सपोर्ट, जितना टोटल कंट्री का एक्सपोर्ट है उसमें 40% की भागीदारी एमएसएमई की है। एंड मोर देन 28% टू द जीडीपी, जीडीपी में 28% से ज़्यादा की भागीदारी एमएसएमई की है। वाइल एंजॉइंग अप्रॉक्सीमेटली 120 एम्प्लॉइंग अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलियन पीपल, रैंकिंग सेकंड ओनली आफ्टर द एग्रीकल्चर। और इन सब के बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि साथियों इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार एमएसएमई में मिलता है। एग्रीकल्चर के बाद में सेकंड नंबर पे ये आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोज़गार लोगों को दिया जाता है। एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया इज़ क्वाइट डाइवर्स, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ एंटरप्राइज साइज, प्रोडक्ट, सर्विस इन डाइवर्सिटी एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं जो एमएसएमई के अंदर कवर हो जाती हैं, वेरियस सेक्टर्स हैं, अलग तरह के साइजेज़ हैं, प्रोडक्ट अलग अलग तरह के हैं। तो ये सभी जो हैं अलग लेवल की टेक्नोलॉजी, किसी में हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, किसी में काफ़ी कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, बट वो सभी किस बास्केट के अंदर आती हैं, वो एमएसएमई के अंडर ही आती हैं। हाउएवर द सेक्टर हैज़ पोटेंशियल टू ग्रो फास्टर एंड वाइडली व्यूड एज द ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और अभी भी इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि फ्यूचर में ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या माना है, इसको माना है कि ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और केवल ग्रोथ ही ये ड्राइव नहीं कर रहा है, साथ ही क्या कर रहा है कि इक्विटेबल डेवलपमेंट के मीन्स ऑफ प्रमोटिंग इक्विटेबल डेवलपमेंट। इक्विटेबल डेवलपमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस डेवलपमेंट में, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम बात करें साथियों प्रायोरिटी सेक्टर की डेफिनीशन और रोल, प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें तो इसकी अगर हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहली बार जब द करेंट फ्रेमवर्क ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जो बात शुरू हुई थी, वो सबसे पहले जो 1967 में जब हमारे उस समय के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और वो साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी हेड कर रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, श्री मोरारजी देसाई जी, तो उन्होंने लोकसभा में इस बारे में बात की थी। तो तब से इसकी प्रायोरिटी सेक्टर का जो पहला जो नाम लिया गया था या चर्चा जो शुरू हुई थी वो 1967 तब की बात है, तब से ये शुरू हुई थी। स्टेटेड इन लोकसभा ऑन दिसंबर 14 1967, उन्होंने इस दिसंबर 14 1967 को कहा था दैट देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट कंप्लेन
that several priority sectors such as agriculture, small scale industry and export have not received their fair share of bank credit। अब साथियों इसका अगर बैकग्राउंड में जाएं तो एक्चुअली में होता क्या था कि इंडिपेंडेंस के बाद में जो कुछ समय था उसमें ज़्यादातर जो बैंक्स थे वो क्या करते थे, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को ही लैंड करते थे। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उनको लैंड करते थे। जो छोटी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर थी वहाँ पर बैंक का क्रेडिट नहीं पहुँच पाता था, उनको उसका लाभ बैंकिंग सिस्टम का नहीं मिलता था। तो इसीलिए ये चर्चा शुरू हुई कि बहुत ज़्यादा कंप्लेन उस समय आनी शुरू हो गई थी अलग अलग जगह से कि जो डिज़र्विंग सेक्टर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, एग्रीकल्चर हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, उनको बैंक का जितना जो उनका फेयर शेयर है, जो उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अब इसी चीज़ को आगे फिर बढ़ाया गया, जहाँ पर फिर क्या किया गया, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया 1967 में, जहाँ पर सोशल कंट्रोल ओवर बैंक की बात की गई। एंड बैंक वर डायरेक्टेड टू अलाइन देयर एक्टिविटीज़ एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव थ्रू सोशल कंट्रोल। और बैंकों को ये डायरेक्शन दिए गए कि उन्हें इस तरह से काम करना है कि जो नेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो पूरे देश का ऑब्जेक्टिव है, जो सोशल कंट्रोल जो है उसके थ्रू, उसकी तहत ही वो भी उसको अलाइन करना, उनके जो काम है उनको। यानी कि जो सरकार की, जो देश की प्रायोरिटी हैं, वही बैंक की भी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। एट नेशनल क्रेडिट काउंसिल मीटिंग हेल्ड एट July 1968, it was stressed that commercial banks should boost their involvement in financing priority sectors such as agriculture and small scale industry। तो जो नेशनल क्रेडिट काउंसिल मीटिंग हुई जुलाई 1968 में, इन दैट मीटिंग इट वाज स्ट्रेस्ड, बार बार ये कहा गया कॉमर्शियल बैंक्स के कि उनको अपनी पॉलिसी इस तरह से बनानी है, इस तरह से उनको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उनकी जो फाइनेंसिंग है वो मैक्सिमम कहाँ जानी चाहिए, वो जानी चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर्स में। और ये प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन से थे, एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंसिंग बैंक्स की जानी चाहिए। अब प्रायोरिटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे जो लिस्ट में जो नाम आते हैं वो ये 9 सेक्शन में डिवाइड किया गया है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर को इंडिया में, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर, देन एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट आता है, उसमें हमारा एजुकेशन आता है, हाउसिंग आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, रिन्यूएबल एनर्जी आता है, और एक कैटेगरी अदर्स की है, साथ ही एक वीकर सेक्शन की कैटेगरी है। तो ये सारे जो 9 के 9 जो सेक्शन है ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर एज अ प्रायोरिटी सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं, प्रायोरिटी सेक्टर की बास्केट में इनको रखा गया है। अब जो लैंडिंग नॉर्म्स जो बैंकों के लिए तय किए गए हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर में बैंक अपने किस तरह से लैंडिंग करेंगे, क्या उनके टारगेट्स होंगे, तो उनके जो लैंडिंग टारगेट्स हैं या सब टारगेट हैं वो किस पे बेस्ड हैं, वो बेस्ड हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम यानी कि COB। तो बैंक के जो टारगेट्स हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के, दे आर बेस्ड ऑन, उनको जो कंप्यूट किया गया है इट इज़ बेस्ड ऑन ANBC यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक प्रॉफिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो इन दोनों के बेसिस पे इनको कैलकुलेट किया गया है ऑन द करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। तो जो प्रीसीडिंग ईयर है, पिछले साल का है, उसके हिसाब से इन दोनों पैरामीटर पे उनको कैलकुलेट किया जाता है। तो अब इस शीट में साथियों हमने क्या किया है, एक कंपाइल करने की कोशिश की है कि जो टारगेट्स हैं अलग अलग बैंक्स के और जो हमारे सेक्शंस हैं उनको किस तरह से उनको टारगेट दिए गए हैं बैंक्स को। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें साथियों इनको बैंक्स को जो है वो 3-4 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया गया है। पहले है हमारे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग RRB एंड ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ के जितने भी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हैं एंड फॉरेन बैंक विद 20 एंड मोर ब्रांचेस, तो जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं वो बैंक इसमें हैं, किसको छोड़कर, RRB और SFB को छोड़कर। सेकंड कैटेगरी आती है हमारी फॉरेन बैंक्स की जिनकी 20 से कम ब्रांच है, ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं। थर्ड कैटेगरी है हमारी RRBs की, रीजनल रूरल बैंक्स की। और फोर्थ कैटेगरी है हमारी स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इन चारों कैटेगरीज़ में जितने भी बैंक्स हैं या मनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इसमें रखा गया है। अब टारगेट्स हम जब देखेंगे तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट देखेंगे, सेकंड पे हम एग्रीकल्चर का टारगेट देखेंगे, फिर MSME का टारगेट और एडवांस टू वीकर सेक्शन। तो इनके अलग अलग टारगेट किस तरह से हैं। तो अगर टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट की बात करें तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक जो पहली कैटेगरी हमारी है, जहाँ पर 20 से ज़्यादा ब्रांच वाले कमर्शियल बैंक्स हैं इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स ऑल्सो, उनका जो टारगेट है वो 40% का है, 40% ऑफ ANBC और COB विच इज़
विच एवर इज़ हायर। तो 40% टोटल जो है उनका ANBC या COB जो भी ज़्यादा हो उसका 40% उनको करना है, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में को जाना चाहिए इतना अमाउंट। ऐसे ही सेम टारगेट है किसका, फॉरेन बैंक जिनका 20% टारगेट है, out of which up to 32% can be in the form of lending to export and not less than 8% can be to any other priority sector। तो अब 40% है, इनको छूट दे रखी है कि 32% ये क्या कर सकते हैं। इनको साथियों जो फॉरेन बैंक्स हैं ना, जो लेस देन 20 ब्रांचेस, उनको सब टारगेट्स एग्रीकल्चर MSME के नहीं दिए हुए हैं। इनको सीधे इतना कहा है कि आपका जो है वो 40% का टारगेट है, 40% आपको किस में देना है, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर को आपका जाना चाहिए, जिसमें से मैक्सिमम 32% आप किसको दे सकते हैं, एक्सपोर्ट को दे सकते हैं, और 8% किसी और कैटेगरी में जा सकते हैं। ठीक है। अब रीजनल रूरल बैंक, लेकिन क्योंकि क्या है, रीजनल रूरल बैंक जो थे वो बनाए ही इसीलिए गए थे, स्पेशली उनको इस तरह से ऐसी उनकी ब्रांचेस खोली गई थी ऐसी लोकेशंस पे कि वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर को ही लैंडिंग करेंगे। तो इसीलिए उनके टारगेट इसमें 75% ऑफ ANBC और COB विच एवर इज़ हायर, यानी कि जितनी भी रीजनल रूरल बैंक जो लैंडिंग करेंगे उसमें से 75% जाना चाहिए किसको, प्रायोरिटी सेक्टर को जाना चाहिए। हाउएवर लैंडिंग टू मीडियम एंटरप्राइजेज, सोशल इंफ्रा एंड रिन्यूएबल एनर्जी शैल बी रिकग्न्ड बाई द प्रायोरिटी सेक्टर अचीवमेंट ओनली 15% ऑफ NEBC। और मैक्सिमम जो है इनका कहाँ जाना चाहिए, एग्रीकल्चर और माइक्रो में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो कहा गया है कि 75% तो करना है। हाउएवर लैंडिंग टू मीडियम एंटरप्राइज में और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम ये कितना जा सकते हैं, 15% तक ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी इनको 75% का टारगेट दिया गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी जो छोटे बैंक हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, तो उनको भी ये कहा गया है आप मैक्सिमम लेंडिंग जो है किसको करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर को ही करेंगे। तो ये तो ओवरऑल टारगेट थे हमारे, जो टोटल टारगेट थे। अब इसमें सब टारगेट हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए टारगेट है, एग्रीकल्चर के लिए साथियों दिया गया है कि 18%, यानी कि जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ बैंक जो है वो इसी पहली कैटेगरी में आते हैं हमारे, उसमें उनको कहा गया है कि 18% आप जो है वो ANBC या COB जो है जो भी ज़्यादा हो उसका आप किसको देंगे, एग्रीकल्चर को देंगे। और जिसमें से 10% किसको जाना चाहिए, 18 में से 10 किसको जाना चाहिए, 18 में से 10% जाना चाहिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, है ना। 18% टोटल एग्रीकल्चर का है, उसमें से भी 10 किसको जाना चाहिए, 10% जो है वो जाना चाहिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, छोटे किसानों को जाना चाहिए। अब सेकंड कैटेगरी के जो है हमारे फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, वहाँ पर सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। रीजनल रूरल बैंक में भी सेम है, जो हमारे अदर कॉमर्शियल बैंक के लिए था, 18% ऑफ ANBC और COB विच एवर इज़ हायर, और 10% स्मॉल मार्जिनल फार्मर को जाना चाहिए, और सेम जो है हमारा कंटिन्यू रहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी। अब माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात करें तो माइक्रो इंटरप्राइज में है 7.5% ऑफ ANBC और COB विच एवर इज़ हायर। तो यहाँ पर जो हमारे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हैं 20 से ज़्यादा ब्रांच वाले और फॉरेन बैंक, तो उनको कहा गया कि 7.5% आपका किस में होना चाहिए, ANBC और COB विच एवर इज़ हायर। तो इतना सब टारगेट इनको दिया गया है। साथ ही सेम टारगेट है हमारा रीजनल रूरल बैंक के लिए भी, और सेम टारगेट है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी। और एडवांस टू वीकर सेक्शन जो हमारा अगला कैटेगरी है उसमें 12% का टारगेट है, 12% ऑफ ANBC और COB। ऐसे ही जो रीजनल रूरल बैंक है उनको 15% का है इसमें, और स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको 12% का है। तो ये साथियों जो टारगेट हैं हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के, तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है साथियों डेफिनीशन ऑफ बैंक MSME। तो MSME की डेफिनीशन, MSME को कैसे डिवाइड किया गया है, कौन सी माइक्रो इंडस्ट्री होगी, किसको हम स्मॉल इंटरप्राइज कहेंगे, किसको मीडियम इंटरप्राइज करेंगे, 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, उनको कैसे बाइफरकेट करेंगे, किसी इंडस्ट्री को आप कैसे जानेंगे कि वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। तो उसको डिफाइन करने के लिए जून 26 लेटेस्ट जो था जून 26 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट नोटिफिकेशन आया है, जहाँ पर इनकी डेफिनीशन दी गई है। इसको रिवाइज़ किया गया है, बेसिकली डेफिनीशन तो पहले भी थी, इनको रिवाइज़ किया गया है। अब माइक्रो इंटरप्राइज वो इंटरप्राइज होगी जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से कम होगा। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज़ लेस देन 1 CR एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट होगा प्लांट एंड मशीनरी में, और 5 करोड़ से कम क्या होगा, 5 करोड़ से कम टर्नओवर होगा। अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री है कोई तो उसको हम माइक्रो इंटरप्राइज, कोई इंटरप्राइज है तो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो की कैटेगरी में रखेंगे।
अब इसमें साथियों जैसे पहले क्या था, पुरानी डेफिनेशन में हमारे जो डेफिनेशन जो थी वो अलग अलग थी, यानी कि ट्रेडिंग के लिए अलग थी और जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग थी। उसमें अलग अलग जो उनके दिए इन्वेस्टमेंट के और टर्नओवर के अलग अलग जो टारगेट थे, अलग अलग क्राइटेरियाज थे उनको डिवाइड करने के। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक सिंपल एक कर दिया गया है कि 1 करोड़ से कम जितनी भी इंटरप्राइज जिनका 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में और 5 करोड़ से कम टर्नओवर है, दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रो इंटरप्राइज। अब स्मॉल के केस में क्या है, 10 करोड़ से कम उनका अगर इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो वो हमारी स्मॉल में आ जाएंगी। ऐसे ही मीडियम इंटरप्राइज में वो आएंगी जिनका 50 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट में और टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, तो दे विल बी क्लासिफाइड एज मीडियम इंटरप्राइज। तो ये तीनों की कैटेगराइजेशन है। एक माइक्रो हो गई हमारी 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, 5 करोड़ से कम टर्नओवर। स्मॉल हो गई 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से कम टर्नओवर। ऐसे ही मीडियम हो गई 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 250 करोड़ टर्नओवर। ठीक है। और जितनी भी ये इंडस्ट्रीज़ इंटरप्राइज हैं इनको सबको क्या करना पड़ेगा, इनको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपना लेना होगा, वो मैंडेटरी कर दिया गया है सभी एमएसएमई के लिए। रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में क्या एमएसएमई का रोल है। एमएसएमई सेक्टर का फ्यूचर जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फीचर है वो ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा लोगों को देता है। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है इसका। लो कैपिटल कॉस्ट, कम पैसे में ज़्यादा कम पैसे लगा के इंडस्ट्री शुरू होती है और ज़्यादा लोगों को ये रोजगार देती है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अकाउंट फॉर अराउंड 90% ऑफ बिजनेस एंड मोर देन 50% ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्लोबली। तो ग्लोबली जो है दुनिया में, इंडिया में भले ही ये कम है परसेंटेज, बट ग्लोबली अगर हम बात करें तो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं, एसएमईज़ जो हैं, वो क्या हैं, 90% बिजनेस जो है वो एसएमईज़ करती हैं और 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ग्लोबली वो प्रोवाइड करती हैं। एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया इज़ क्वाइट डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ एंटरप्राइज साइज, प्रोडक्ट, सर्विस रेंज एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड। इंडिया के अंदर जो एमएसएमई सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा कैसा है, डाइवर्स है। इंटरप्राइज के साइजेस अलग अलग हैं, छोटी बड़ी अलग अलग तरह की हैं, सर्विस रेंज अलग है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है होती है वो भी काफ़ी वेरीड है, अलग अलग है। और सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है टू ग्रो फास्ट एंड इज़ ऑफन रिगार्डेड एज इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये ग्रो होने का पोटेंशियल इसमें है, इसीलिए हम इसको ग्रोथ इंजन कहते हैं हमारी इकोनॉमी का। फैक्टर सच एज एसएमई फाइनेंस फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर एज वेल एज न्यू टेक्नोलॉजी आर सपोर्टिंग अपब्रिंगिंग ऑफ सब्सटेंशियल वैल्यू टू देयर। अब जैसे एसएमई फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा भी पैसा इसमें इनमें लगाया जा रहा है, तो इसी वजह से और नई टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही है, इसी वजह से इनकी जो है वैल्यू इनके बिजनेसेस की वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब प्रेजेंट स्टेटस की अगर हम बात करें एसएमई का, हमारे यहाँ एमएसएमई का, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैव बीन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एक्सपेंशन ऑफ थ्रू द बिजनेस इनोवेशन। तो ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ये एमएसएमई का है। एमएसएमई आर वाइडनिंग देयर डोमेन अक्रॉस द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्रोड्यूसिंग डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत बहुत, क्योंकि एमएसएमई में कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, अलग अलग सेक्टर की अलग अलग ग्रुप्स की छोटी छोटी जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके अंदर आती हैं, तो वो डोमेस्टिक ग्लोबल मार्केट की जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल कर रही हैं। अब बैंक क्रेडिट की अगर हम बात करें कि एमएसएमई सेक्टर को कितना क्रेडिट बैंक के द्वारा दिया जाता है या दिया जा रहा है, वैसे तो ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर भी आता है। और बैंकिंग सेक्टर लेंडिंग टू द इंडस्ट्री हैज़ पिक्ड अप लेड बाई डिसबर्सल ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसई सेक्टर। तो क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है, इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई गई हैं और बैंक्स को डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करें, इसीलिए जो बैंक की लेंडिंग है वो भी बढ़ गई है। बैंक क्रेडिट टू इंडस्ट्री इम्प्रूव 12.6% ईयर ऑन ईयर इन सितंबर 2022। तो एक साल के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.6% का जंप इसमें आया है, कंपेयर टू ए म्यूटेड 1.7% ग्रोथ इन द सेम मंथ इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो 2021 में जैसे 1.7% की ग्रोथ केवल हुई थी, जबकि जो 2022 में क्या है 12.6% की ग्रोथ इसमें
हुई है, तो वो काफ़ी अच्छी मानी गई है। बैंक्स लेंडिंग टू माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस ग्रो बाई 27% YoY। तो माइक्रो और स्मॉल बिजनेस, ये तो पूरा जो ऊपर वाला जो हमारा फिगर है वो टोटल एमएसएमई सेक्टर का है। और स्पेशली अगर माइक्रो और स्मॉल की बात करें, उसमें से एमएसएमई में से भी माइक्रो और स्मॉल की बात करें, तो जो बैंक की लैंडिंग है वो 27% बढ़ गई, किसको? माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को। वाइल दैट टू मीडियम एंटरप्राइज इंक्रीज 36% ड्यूरिंग द मंथ। तो इस तरह के आंकड़े हैं ये। इससे हमें ये समझ में आता है कि काफ़ी तेज़ी से बैंक की जो लैंडिंग है काफ़ी इंप्रूव हो रही है, किस सेक्टर में? एमएसएमई के सेक्टर में। द हायर क्रेडिट ग्रोथ फॉर एमएसएमई सेक्टर में हैव कम ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टिल March 31, 2022। अब ये जो हायर क्रेडिट ग्रोथ जो आई है एमएसएमई सेक्टर में, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा क्यों आई है, वो हो सकता है किसकी वजह से? कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो थी, जो हमारी कोविड इफेक्टेड इंडस्ट्रीज़ थी, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उस समय कोविड के समय पर बंद हुई थी, बैडली इफेक्ट हुई थी, तो उनको बचाने के लिए, उनके बिजनेसेस को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या था, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम, गारंटी स्कीम उस समय निकाली थी, और उसको आगे बढ़ा दिया गया था 31 मार्च 2022 तक के लिए। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लैंडिंग इन सेक्टर्स को हुई है, इन इंडस्ट्रीज़ को हुई है। तो मे बी उस रीज़न की वजह से ये क्रेडिट ग्रोथ जो है एमएसएमई सेक्टर को हमें काफ़ी ज़्यादा दिख रही है इस साल में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया अभी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर के द्वारा किया जाता है। एमएसएमई सेक्टर हैज़ बीन क्रिएटिंग 11.10 करोड़ जॉब, जिसमें कि ब्रेकअप इन्होंने दिया है 360.41 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग, 0.07 लाख इन नॉन कैप्टिव इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, 387.18 lakh in trade and 362.82 lakh in other services in rural and urban area across the कंट्री। तो ये डायरेक्टली आपको सारे फिगर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक इतना मान के चलिए कि एमएसएमई सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और टोटल आप याद रख सकते हैं 11.10 करोड़ जॉब जो है वो टोटल ओवरऑल प्रोवाइड करता है। ट्रेड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर एमएसएमई। तो एमएसएमई का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या शेयर है, कितना करते हैं? तो एक्सपोर्ट assume significance as the government has been targeting 1 trillion in export by फाइनेंशियल ईयर 27। तो एक्सपोर्ट आपको पता ही है कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट हमें अपना पहुंचाना है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। तो एमएसएमई का शेयर उसमें काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी अच्छा है। इन अकॉर्डेंस विद द टारगेट द गवर्नमेंट हैड एडेड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स स्कीम टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ एमएसएमई प्रोडक्ट। तो ये स्कीम एक लाई गई है, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर। तो सीबीएफटी एक स्कीम है जिससे क्या होगा, जो एमएसएमई के प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और ग्लोबली उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनेंगे तो वो एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी और वहाँ पर हमें एक्सपोर्ट में फ़ायदा मिलेगा। अब एमएसएमई सेक्टर के ग्रो होने से एक्चुअली में हमारे देश को क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, इनके जो बेनिफिट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो एक जगह हमने नोट दिए हुए हैं। हाई कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो एमएसएमई सेक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरप्राइज उसमें है, वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट अर्निंग, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तो एक्सपोर्ट अर्निंग में हेल्प करते हैं। लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, ये क्या होती हैं? लो बजट इंडस्ट्री होती हैं, कम पैसे में शुरू हो जाती हैं, तो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट इनमें काफ़ी कम होती है कंपैरेटिवली। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, लोकेशन वाइज मोबिलिटी, इनकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो इनकी मशीनरीज वगैरह होती हैं वो बहुत हैवी या बहुत बड़ी नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। और लो इंटेंसिव इंपोर्ट, है ना, इंपोर्ट कम होता है इनका। कैपेसिटीज़ टू डेवलप अप्रोप्रिएट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उनको डेवलप करके ये काम कर लेती हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हम प्रोडक्ट्स अदरवाइज़ इंपोर्ट करते थे उनमें से कई प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिफेंस प्रोडक्शन, जो डिफेंस के प्रोडक्ट हैं उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़, कई जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एमएसएमईज़ हैं, वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड भी हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके चीज़ें बना रही हैं। कम्पिटिटिव इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट, और ठीक से ग्रो हो रही हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही हैं, इसीलिए क्या हो गई हैं, ये काफ़ी कम्पिटिटिव भी हो गई हैं इन डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट में भी। तो ये सारी फीचर्स हैं, ये कंट्रीब्यूशंस हैं जो एमएसएमई सेक्टर के हैं, जो कंट्री को मिले हैं।
कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई इन जीडीपी। अब एमएसएमई का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, हमने अभी पढ़ा था कि ये 28% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन हमारी ओवरऑल जीडीपी में है, और जो फर्दर आगे बढ़ने वाला है विद अ ब्रॉड नेटवर्क ऑफ ओवर 64 मिलियन फर्म्स। लगभग कितनी है, 64 मिलियन फर्म्स हैं। आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। द इंडस्ट्री जनरेट ओवर 45% ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्शन, मोर देन 40% ऑफ द एक्सपोर्ट। तो ये सारे हैं इनके 45% जो मैन्युफैक्चर्ड में हेल्प कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, 40% एक्सपोर्ट में, एंड मोर देन 28% किस में, ऑफ जीडीपी में 28% का कंट्रीब्यूशन इनका है, वाइल एम्प्लॉइंग अप्रॉक्सीमेटली 111 मिलियन पीपल, और इतने सारे लोगों को रोजगार भी दे रही हैं, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर एग्रीकल्चर इट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। एज इंडिया ग्रोज टू अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जैसे आप देखते हैं कि हम बार बार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं कि 2025 तक हमें क्या बनना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो उसके लिए एमएसएमई को है काफ़ी तेज़ी से ग्रो होना पड़ेगा। काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा एमएसएमई सेक्टर से आएगा, और ये गोल सेट किया गया है कि एमएसएमई सेक्टर जो है वो हमारा कितना कंट्रीब्यूट करेगा, जीडीपी को 50% कंट्रीब्यूट करेगा बाई 2025। यानी कि अभी 28 है और ये बढ़कर कहाँ तक पहुँचना है, 50 तक पहुँचने का गोल रखा गया है। रिसेंट इनिशिएटिव्स इन एमएसएमई सेक्टर। अब रिसेंटली कई सारी स्कीम्स, कई इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर हमें बनना है तो एमएसएमई का गोल जो है वो 50% कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जीडीपी में। तो 50% कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, जब उसको क्या करेंगे, नया नया इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, नई स्कीम लाई जाएंगी, एमएसएमई को बूस्ट किया जाएगा, तभी वो उसका प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हम बढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो क्या क्या हैं आप देखिए। सबसे पहले तो ये 2020 में एमएसएमई की जो डेफिनेशन नई आई है उसने भी क्या करा है, 99% ऑफ ऑल इंटरप्राइज जो हैं वो किस में आ गई हैं, एमएसएमई में। यानी कि जितनी भी एंटरप्राइज हमारे कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं उनमें से 99% जो हैं वो किस में आ जाती हैं, एमएसएमई की कैटेगरी में आ जाती हैं। केवल 1% जो हैं वो इस कैटेगरी से बाहर रह जाती हैं। दिस एम्स टू असिस्ट एमएसएमई, यानी कि जो 99% इसमें आ गई उनको सारे बेनिफिट मिलेंगे जो एमएसएमई को मिलने वाले हैं। दिस एम टू असिस्ट एमएसएमई इन एक्सपेंडिंग एंड क्रिएटिंग मोर जॉब। फर्दर मोर द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एमएसएमई इज एबॉलिश्ड। तो पुरानी जो डेफिनेशन होती थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में जो डिफरेंसेस जो थे वो सारे अब ख़त्म कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकिंग डिलिबरेट मेजर्स टू गारंटी दैट द बेनिफिट ऑफ दिस एमएसएमई इनिशिएटिव रीच द एमएसएमई ऑन द टाइम। कई सारे मेजर्स लिए गए हैं और गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिवली इसमें देख रही है इस चीज़ों को कि ये जो इनिशिएटिव हैं वो एमएसएमई तक पहुंचने चाहिए ऑन द टाइम। न्यूमरस अनाउंसमेंट इन एडिशन टू द वेरियस एमएसएमई स्कीम हैव बीन मेड अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज टू ऑफर अर्जेंट हेल्प टू एमएसएमई सेक्टर। तो एक तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है, उसके अलावा भी कई सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं कई एमएसएमई स्कीम के अलावा भी, ताकि एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट किया जा सके, उनको हेल्प की जा सके। जिनमें से एक क्या है हमारा, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया भी उनमें से एक है। प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड अ मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन सितंबर 2040 एज अ पार्ट ऑफ लार्जर सेट ऑफ नेशनल बिल्डिंग इनिशिएटिव। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सितंबर 2014 में एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम था मेक इन इंडिया, यानी कि भारत में बनाओ। तो उसका क्या था कि लार्जर सेट नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव बेसिकली ये था। मेक इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू अ क्राइसिस सर्कमस्टांसेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टर्निंग इंडिया इनटू ग्लोबल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। उसके पीछे सोच क्या है मेक इन इंडिया के पीछे, कि हमें भारत को क्या बनाना है, ग्लोबल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, कि सारे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर हो, इंडिया में हो। द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन 4 पिलर। इसके मेक इन इंडिया के 4 पिलर्स पे ये बेस्ड है, बना है। इस्टेब्लिश टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, नॉट जस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो इन अदर सेक्टर। न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर एंड न्यू माइंडसेट आर द 4 पिलर्स। तो मेक इन इंडिया के जो 4 पिलर हैं वो कौन कौन से हैं, न्यू प्रोसेसेस, नए तरह के प्रोसेसेस होंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए सेक्टर्स और नया माइंडसेट। तो ये चारों जो हैं, ये चारों पिलर हैं मेक इन इंडिया के। मेक इन इंडिया एक्शन प्लान एम्स टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी टू 25% बाई 2022।
तो मेक इन इंडिया की जो है उन्होंने जो टारगेट रखा गया था वो ये था कि 25% इसका हो जाएगा 2020 से 22 के बीच में। अब मेक इन इंडिया के बाद में एक और स्कीम जो रिसेंट लाई गई थी वो था हमारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS। तो ये ECLGS क्या था? ड्यूरिंग कोविड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ 3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री क्रेडिट स्कीम दैट इज इंटेंडेड टू बेनिफिट 45 लाख MSME। तो कोविड के समय जैसे कि आपको पता है कि MSME काफ़ी बैडली इफेक्ट हुए थे, जो पूरा सेक्टर था, पूरी इंडस्ट्री थी। तो उससे उनको उबारने के लिए एक गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसमें 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल फ्री लोन दिया गया था। किसको? 45 लाख MSME को। यानी कि इस तरह का जो विज़न गवर्नमेंट का था कि 3 लाख करोड़ जो है वो हमें देने हैं, क्रेडिट देना है। किसको? 45 लाख जो MSMEs हैं उनको। इट एम्स टू प्रोवाइड मच नीडेड रिलीफ टू MSME सेक्टर बाई इंसेंटाइजिंग मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड। अब जितने भी MLIs थे, यानी कि जो बैंक थे, मनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस थे, उनको इंसेंटाइज किया गया था, उनको इंसेंटिव्स दिए गए, उनको इंकरेज किया गया था कि वो प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्रेडिट एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, की इस जो क्रेडिट है वो रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड किया जाए, अलाउइंग MSME टू फुलफिल ऑपरेशनल लायबिलिटी एंड रीस्टार्ट देयर बिजनेस, ताकि जो MSME है वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपना बिजनेस शुरू कर सकें। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, CGTMSE। तो CGTMSE जो है वो भी एक स्मॉल इंडिविजुअल जो है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज हैं, उनको क्या है, कोलेट्रल फ्री। पहले तो इसकी लिमिट कम हुआ करती थी, बट अब बढ़ा के 5 करोड़ तक कर दी है। CGTMSE में बेसिकली कोई इंटरप्राइज जो लोन लेने आती है तो वहाँ पर आप 5 करोड़ तक का जो है वो कोलेट्रल फ्री उसको CGTMSE में कवरेज लेकर उसको लोन दिया जा सकता है, अगर किसी के पास कोलेट्रल की सुविधा नहीं है। एक्नॉलेजिंग दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट विदाउट द हैसल ऑफ कोलेट्रल और थर्ड पार्टी गारंटी। तो बिना कोलेट्रल के, बिना थर्ड पार्टी गारंटी के लोन दिया जा सकता है, और उसको किस में कवर किया जा सकता है? CGTMSE में। वुड बी सब्सटेंशियल ग्रोथ फॉर सपोर्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इन रियलाइजिंग। तो बेसिकली इसमें था क्या कि गवर्नमेंट की सोच ये है कि कई जो फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं अपने किसी काम की, और ऐसे बिजनेसमैन, ऐसी इंटरप्राइजेज जिनके पास कोई कोलेट्रल वगैरह देने को नहीं है, तो केवल इस वजह से, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल देने के लिए नहीं है, तो वो अपने जो बैंक की फंडिंग है उससे वंचित ना रहें। यानी कि ऐसा ना हो कि उनको फंड्स ही ना मिल पाएँ, वो अपना काम ही ना कर पाएँ। तो इसीलिए CGTMSE जो था वो एक बनाया गया है। और इसकी CGTMSE में हम जब किसी को कवर करते हैं, कोई लोन वगैरह देते हैं, तो वहाँ पर थर्ड पार्टी गारंटी की या कोलेट्रल की ज़रूरत उस हमें नहीं होती है। इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ISEC। The plan has been implemented as a funding mechanism for the खादी program run by the country's खादी institution। तो ये वाला जो है इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है, ये बेसिकली खादी इंस्टीट्यूशन के द्वारा है। तो खादी प्रोग्राम एक है। इट फैसिलिटेट्स बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड ब्रिज द गैप बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फ्रॉम द बजटरी सोर्सेज एंड द रियल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो ये क्या करता है कि जो भी रियल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है उस एंटरप्राइज़ की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है, उसको फ़ंड दिलाने में हेल्प करता है, ताकि फंड्स का कंस्ट्रेन उनको ना हो। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो था वो जनवरी 2016 में लिया गया था। टैगलाइन इसकी थी स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। The initiative intended to create a robust environment for fostering innovation, promoting long-term economic growth and creating large-scale employment opportunities। तो स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया जो टैगलाइन इसकी थी, स्टार्टअप इसको लाने का जो मोटिव था, जो इनिशिएटिव था, उसका इंटेंशन जो था वो ये था कि एक रोबस्ट इन्वायरमेंट बनाया जाए जहाँ पर इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, कि इनोवेशन लोग करें और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें। The Startup India scheme aims to support individuals or businesses that have recently formed their own startup by the offering them better finance। तो जो भी नए नए बिजनेसेस शुरू हुए हैं, रिसेंटली शुरू किए गए हैं, उन स्टार्टअप्स को फंड किया जाए, उनको फाइनेंसिंग दी जाए और उनको टैक्स कम से कम देना पड़े, और इंश्योरिंग दैट द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्टार्टअप इन इंडिया इज स्मूथ एंड क्विक। और जो परेशानियाँ स्टार्टअप्स को आती हैं लाइसेंसिंग में या फंडिंग में, तो वो सारी ना आए, उनको
हेल्प किया जाए ताकि वो एक कल्चर स्टार्टअप का हमारे यहाँ डेवलप हो सके। तो इसीलिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम लाई गई थी। तो स्टार्टअप इंडिया इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप इनिशिएटिव एम्ड एट catalyzing startup culture and creating a robust and inclusive environment for innovation and entrepreneurship in India। तो वही है, स्टार्टअप कल्चर को बनाना और रोबस्ट और इंक्लूसिव ग्रो इन्वायरमेंट जो है इनोवेशन का हमारे यहाँ पर डेवलप हो, उसके लिए लाई गई थी। स्टार्टअप्स प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। तो स्टार्टअप्स जो हैं, जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे उससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वेल्थ क्रिएशन होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, जॉब मिलेंगी, एंड फॉस्टर एंड इनोवेशन कल्चर। और एक दूसरे को देखकर जैसे जैसे इनोवेशन होगा, नई नई टेक्नोलॉजी, लोग क्या करेंगे, इनोवेट करना चाहेंगे, रिस्क टेक करेंगे, रिस्क लेंगे और नए नए आइडियाज़ जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो पोटेंशियल। और एक और जो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जॉब्स गिवर्स जो हैं, जॉब सीकर्स जो हैं, यानी कि अभी तक जो लोग घूम रहे थे कि जो पढ़े लिखा युवा है हमारा, जो पढ़ के आए हैं, वो घूमते हैं कि या सोचते हैं कि उन्हें कोई जॉब मिल जाए, लेकिन जब वो स्टार्टअप शुरू करेंगे तो वो जॉब सीकर नहीं रहेंगे, वो जॉब गिवर हो जाएंगे। कोई स्टार्टअप शुरू करता है और सक्सेसफुल होता है तो वो 4 और लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को क्या करेगा, और ज़्यादा और एम्प्लॉयमेंट देगा, ना कि वो खुद एम्प्लॉयमेंट के लिए घूमेगा। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो थी उसमें ये था कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। किसके लिए? ये एक स्पेशल कुछ कैटेगरीज जो थी उनको इसमें हेल्प करने की बात की गई थी, जहाँ पर या तो जो जो बिज़नेस कर रहा है या तो वो क्या हो, फीमेल हो या फिर SC ST कैटेगरी के हैं। तो कोई भी फीमेल या SC ST कैटेगरी के जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको चाहिए, कि अगर वो कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो वो इस स्कीम के तहत उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टैंड अप इंडिया के तहत दी जा सकती हैं, जिसमें मिनिमम जो है वो 10 लाख है और मैक्सिमम 1 करोड़ है। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन स्टैंड अप इंडिया के अंदर फीमेल्स को या जो इंडिविजुअल्स बिलोंग करते हैं SC ST कैटेगरी के, उनको दिया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। तो PLI स्कीम जो रिसेंट में लाई गई है, तो PLI स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PLI स्कीम में क्या है कि इंडिया की जो, जैसे कि हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो इंडिया का जो एम्बिशन है कि टू बिकमिंग एन आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो करें, प्रोडक्शन हमारा खुद ही हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसमें क्या गया था कि 1.97 लाख करोड़ जो है वो यूनियन बजट में साइड रखे गए थे कि ये जो पैसा है, इतना पैसा ये किसके लिए जाएगा, ये PLI प्रोग्राम के लिए जाएगा। और PLI प्रोग्राम बेसिकली क्या है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव प्रोग्राम है, जिसमें 13 इंपॉर्टेंट सेक्टर जो हैं वो डिसाइड किए गए थे 5 साल के लिए, कि ये 13 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, ये 5 साल तक इनको ये पैसा दिया जाएगा। कब से शुरू होगा ये? 2021-22 फाइनेंशियल ईयर से। तो PLI बेसिकली है क्या, फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो इंटरप्राइज इन पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आती हैं, उनको प्रोडक्शन, अपना आउटपुट बढ़ाने के लिए, जो आउटपुट बढ़ाएंगी, प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, उनको क्या करा जाएगा, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको हम सरकार की तरफ से भी हेल्प मिलेगी। दे माइट टेक द फॉर्म ऑफ टैक्स ब्रेक, रिड्यूस्ड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लेवी और रिड्यूस्ड लैंड एक्विजिशन रिक्वायरमेंट। उनको अब ये फाइनेंशियल इंसेंटिव जो होगा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो उनको टैक्स कम लगेगा, टैक्स ब्रेक, या फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लेवी लगती है वो कम होगा, या फिर जो लैंड एक्विजिशन जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसमें उनको छूट दी जाएगी। तो इन सभी फॉर्म में वो हो सकता है। PLI स्कीम इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव दैट इनकरेजेज नॉट ओनली इंटरनेशनल एंटरप्राइज टू लोकेट वर्कर इन द कंट्री और सो प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो डोमेस्टिक एंड लोकल इंडस्ट्री टू क्रिएट माइक्रो जॉब। तो PLI स्कीम जो है वो क्या कर रही है, वो इंटरनेशनल जो इंटरप्राइजेज हैं उनको भी क्या कर रही है, उनको भी इनकरेज कर रही है कि आप आओ हमारे यहाँ प्रोडक्शन करो और इस स्कीम के तहत बेनिफिट लो। वो तो एक पार्ट हो गया। दूसरा, हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, और हम आपको क्या करेंगे, इंसेंटिवटाइज करेंगे, आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, आपको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। PLI स्कीम प्रोवाइड क्वालिफाइंग manufacturer incentive ranging from 4% to 6% on additional sales above the base year 19-20 for a 4 to 6 year period।
अब पीएलआई स्कीम में साथियों क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, और वो इंसेंटिव कितना होगा, 4% से लेके 6% होगा। किस पर? एडिशनल सेल्स पर। जो उन्होंने बेस ईयर रहा 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जितनी सेल करी थी उसके ऊपर, ओवरऑल उसके ऊपर कितना ग्रोथ वो लेंगे, उस ग्रोथ के बेसिस पे 4 to 6% उनको एडिशनल उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। द PLI scheme in these 13 important specialized sector would make Indian firms globally competitive, encourage investment in core competencies and cutting edge technologies। तो PLI स्कीम जो है 13 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं हमारे, उनमें जब आएगी, उनमें आई है, उससे क्या होगा, उससे हमारी जो फर्म्स हैं वो क्या होंगी, ग्लोबली कम्पिटेटिव होंगी, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको खर्च करेंगी, किस में, इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी अपनी अपग्रेड करेंगी, अपने आप को अपग्रेड करेंगी और इन्वेस्ट करेंगी। तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा एफिशिएंट बनेंगी, ज़्यादा बूस्ट करेंगी और इकोनॉमी को बूस्ट करेंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा, साथ ही इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करेंगी। फर्दर मोर इट वुड प्रमोट द डिजिटल इकोनॉमी को भी प्रमोट करेंगी, बूस्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही हमारा, सेफ गार्ड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डबल फार्मर इनकम। तो ये सभी जो है एक दूसरे से साथियों जुड़े हुए हैं कि एक इंडस्ट्री ग्रो करती है तो वो अकेले ग्रो नहीं करती है, वो साथ में कई सारे लोगों को लेकर ग्रो करती है। इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी ग्रो करते हैं, साथ ही जो एंड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनको भी अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये एक चेन है। तो ये ऐसी तरह से पीएलआई स्कीम केवल मैन्युफैक्चरर तक सीमित नहीं है, वो सभी को हेल्प करेगी। सम ऑफ अदर स्कीम्स टू प्रमोट एमएसएमई और इसके अलावा कुछ और भी छोटे इनिशिएटिव्स हैं जो एमएसएमई के लिए लिए गए हैं। मेन तो ये पीएलआई स्टैंड अप इंडिया यही है। बाकी जैसे है हमारा एक उद्यमी मित्र पोर्टल है जो सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें क्या था, टू इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज टू एमएसएमई। तो एमएसएमई को क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी हेल्प करने में और हैंड होल्डिंग सर्विसेज उनको गाइडेंस उनको प्रोवाइड करने के लिए ये बेसिकली पोर्टल है। एमएसएमई संबंध नाम से एक है जो कि क्या करेगा, मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एमएसएमई बाई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये सारे हैं, बस एक थोड़ा सा आइडिया इनका रख सकते हैं कि क्या चीज़ है ये। एक एमएसएमई डिलेड पेमेंट पोर्टल है ये हमारा। दिस विल empower micro and small enterprises across the country to directly register their cases related to delayed payment by central ministry, department, state government। तो अगर इनकी कहीं पेमेंट फंसी हुई है इन एमएसएमई वालों की, इंटरप्राइजेस की, तो वो इस पोर्टल पर क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और उनको इसमें हेल्प मिलेगी। डिजिटल एमएसएमई स्कीम है, इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वेयर एमएसएमई यूज द इंटरनेट टू एक्सेस द कॉमन एज वेल एज टेलर मेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिजिटल एमएसएमई स्कीम है जहाँ पर क्या है, यूजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ होता है, और जहाँ पर एमएसएमई इंटरनेट को यूज़ करती हैं उसमें ये हेल्प करता है। तो ये इनिशिएटिव्स हैं अलग अलग। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी आई नो ज़्यादातर लोगों ने नाम सुना होगा। तो पीएमईजीपी के तहत लोन दिया जाता है। ये बेसिकली क्या है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्फूर्ति। तो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एंड आर्टिसन इनटू क्लस्टर एंड मेक देम कम्पिटिटिव बाय इनहेंसिंग देयर मार्केटेबिलिटी इक्विपमेंट विद देयर इम्प्रूव्ड स्किल। तो उनकी मार्केटेबिलिटी और उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने, यानी कि जो आर्टिशंस हैं जो क्लस्टर में काम करते हैं, है ना, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं और आर्टिशंस हैं, कामगार वगैरह जो हैं, तो उनको उनकी स्किल को इन्हेंस किया जाए और उनकी जो प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग की जाए, या इस तरह से बनाया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में जाके बिक सकें या उनका मार्केट में कैप्चर कर सकें वो। तो उसमें ये जो है स्कीम है ये हेल्प करती है। आई स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेज एस्पायर करके भी एक स्कीम है जो क्या करती है, इट क्रिएट न्यू जॉब एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, फैसिलिटेट इनोवेशन बिजनेस सॉल्यूशन। तो ये सब इसके अंदर है, इसलिए लाई गई थी ये। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिव प्रोग्राम एनएमसीपी। तो एनएमसीपी का जो है गोल क्या है, टू डेवलप ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस अमंग इंडियन एमएसएमई, कि हमारी जो इंडिया की एमएसएमई है वो इस लेवल पे हो जाए कि वो ग्लोबली भी compete कर सकें बाय इंप्रूविंग देयर प्रोसेस डिज़ाइन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट एक्सेस। तो ये सब चीज़ें इंप्रूव होंगी, उनके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, प्रोसेस ठीक होंगी, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी लेटेस्ट यूज़ करेंगी, तभी वो टिक पाएंगी ग्लोबली। तो ये एनएमसीपी का जो है गोल है। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एमएसएमई सीडीपी।
तो ये क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच ये रखते हैं, किस लिए? फॉर एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस एज वेल एज कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एमएसएईज। तो इसका जो रोल है या गोल है इस प्रोग्राम का, वो है कि क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच के तहत क्या किया जाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाए। ये है। सेकंड है हमारा क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम CSS। इट इज़ द ऑपरेशनल फॉर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ MSME। तो टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए है ये। तो ये साथियों पूरा चैप्टर था हमारा। अब इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रायोरिटी सेक्टर। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से हमारा प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आएगा। तो साथियों जैसे कि हमें पता ही, हमने प्रायोरिटी सेक्टर में देखा ही था, उसकी डेफिनेशन देखी थी, उनके सेक्टर्स देखे थे कौन कौन से आते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साथियों प्राइमरी सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आता। बाकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME और एग्रीकल्चर तीनों ही क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर के पार्ट है। नेक्स्ट हमारा है एज पर द न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एक्सीड फॉर अ माइक्रो एंटरप्राइजेज। तो माइक्रो एंटरप्राइज के लिए साथियों हमें पता है कि 1 करोड़ से कम क्या होना चाहिए, हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए, तभी हम उसको माइक्रो में कंसिडर करेंगे। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, 1 करोड़। विच इज़ नॉट वन ऑफ द पिलर ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के साथियों 4 पिलर हमने देखे थे, 4 पिलर। तो उसमें से कौन सा एक पिलर नहीं है? तो न्यू प्रोसेसेस, ये डेफिनेटली है। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स, है ना। और चौथा क्या था हमारा? चौथा था न्यू माइंडसेट। न्यू माइंडसेट, न्यू गवर्नमेंट जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है वो सी सही है, यानी कि जो ये एक पिलर नहीं है। साथियों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है जिसके आने के चांसेस हैं कि मेक इन इंडिया के 4 पिलर कौन कौन से हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द PLI सेक्टर। तो PLI सेक्टर में जो 13 हमने बात की थी कि 13 सेक्टर हैं जिनको PLI स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, उसमें से कौन सा नहीं है? तो PLI में साथियों जो है फार्मास्यूटिकल ड्रग है, फूड्स प्रोडक्ट है, स्पेशलिटी स्टील है, एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर के लिए नहीं है साथियों। PLI स्कीम बेसिकली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है, तो इसीलिए उसमें एग्रीकल्चर नहीं है। बाकी ये तीनों इंडस्ट्री इसमें है। तो इसी के साथ साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।